हेलो व्यूअर्स। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम बाल बसंत 3 8वीं कक्षा प्रथम भाषा में से एक उपवाचक पढ़ने जा रहे हैं और उपवाचक का नाम है खेल जहाँ मैदान वहाँ, जो ज्ञान चतुर्वेदी की लिखी कहानी है। हमारे भारत देश में बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक क्रिकेट के बहुत सारे प्रेमी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे, अगर किसी को पूछा जाए तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है, तो वो तुरंत जवाब देगा क्रिकेट। और क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें कोई किट की ज़रूरत नहीं होती। एक गेंद और एक बल्ला हाथ में मिला तो वे क्रिकेट खेलना शुरू कर देंगे। ना उन्हें मैदान की ज़रूरत होती है और ना ही कोई किट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ इस पाठ में ज्ञान चतुर्वेदी जी ने यही बात बताने की कोशिश की। जिस तरह क्रिकेट मैच होते समय क्रिकेट के मैदान में कमेंटेटर कमेंट्री देते हैं मैच की, उसी तरह यहाँ लेखक जो है उनके घर के सामने एक मैदान था और वहाँ बच्चे जो है रोज क्रिकेट खेलने आते थे स्कूल जाने से पहले। तो वहाँ बच्चे किस तरह क्रिकेट खेलते थे, किस तरह उनका टीम का सिलेक्शन होता था, यह सभी बातें जो है लेखक ने हमसे शेयर की है। तो जिस तरह कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं उसी तरह वहाँ ग्राउंड में जो क्रिकेट मैच होता था उसका आंखों देखा वर्णन जो है यहाँ इस पाठ में लेखक ने हमसे किया है, जो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। मेरे घर के सामने एक छोटा सा ऊबड़ खाबड़ मैदान नुमा भूमि का टुकड़ा है, जहाँ प्रतिदिन एक सनसनीखेज टेस्ट मैच हो जाता है। स्कूल के बच्चों की बस 8 बजे आती है। बच्चे 7 बजे से ही आकर इस स्थानीय ओवल मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। यह मैदान 50-60 फीट चौड़ा और उतना ही लंबा है। लेखक के घर के सामने जो मैदान था वह कैसा था? ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ का मतलब होता है अनइवन। तो वह जो ऊबड़ खाबड़ अनइवन जो ग्राउंड था ओवल शेप का, वह कितना लंबा और कितना चौड़ा था? 50 से 60 फीट लंबा और 50 से 60 फीट चौड़ा था। और वहाँ उस मैदान में रोज़ बच्चे जो है क्रिकेट खेलने आते थे। तो उस मैदान में स्कूल बस आती थी और स्कूल बस आने से पहले स्कूल बस 8 बजे आती थी और बच्चे जो है 7 बजे से ही आकर वहाँ उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने लगते थे। 7-8 बजते एक के ऊपर एक रखकर विकेट बना लिया जाता है। एक चौड़ा और ऊंचा विकेट रिकॉर्ड बुक में दर्ज होना चाहिए। ऐसी भीमकाय विकेट होने पर भी यहाँ किसी को क्लीन बॉल से आउट करना कठिन है, क्योंकि बाल बजते टकराई या नहीं, इस पर बच्चे कभी एकमत नहीं होते। खूब झुमा झटकी के बाद कोई मान जाए तो एक बात अलग है, कैच आउट मारना पड़ता है। वैसे उसमें भी कई बार इस बात पर लड़ाई होती है कि बॉल बहुत तेज करी थी और ऐसी तेज बॉलिंग करना कहाँ का इंसानियत है। अभी हमारी बारी आने दो, हम बताएंगे, फिर न कहना। तो क्रिकेट का विकेट जो है स्टंप्स लगाकर बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या करते थे, एक के ऊपर एक स्कूल बैग्स रखकर उससे विकेट बनाया करते थे। 7-8 बैग एक के ऊपर एक रखने से जो है वह विकेट बहुत ही ऊंचा बन जाता था और लेखक कहते हैं कि ऐसे विकेट का तो गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और इतना ऊंचा विकेट होने पर भी यहाँ किसी को क्लीन बॉल से आउट करना कठिन था, क्योंकि बॉल जो है उस बैग को लगी या नहीं, इसके ऊपर जो है बच्चों में बहुत ही झूमा झटकी होती थी। झूमा झटकी का मतलब होता है खींचातानी, जिसे हम टग ऑफ वार कहते हैं। तो बच्चे मानते ही नहीं थे। एक कहता था कि बॉल जो है बैग को लगी और एक कहता था कि नहीं लगी। इस तरह उनके बीच में जो है टग ऑफ वार होता था और टग ऑफ वार होने के बाद बड़ी मुश्किल से जो है मान लिया जाता था कि हाँ आउट हो गया। और कभी कभी जो है कैच आउट करने के लिए भी बच्चों में जो है बहुत ही बहस होती थी। कहते थे कि तुमने बहुत तेज़ से बॉल मारी है, इसीलिए जो है हम आउट हो गए, और इतना ज़ोर से बॉल क्यों मारा, ये कहाँ की इंसानियत है,
इंसानियत का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। अब हमारी बारी आने दो, हम भी उसी तरह ज़ोर से बॉल मारेंगे कहकर बच्चे कहते थे। सबसे पहले 2 टीमों का चयन होता है। बच्चे अधिक है इसीलिए यह करना पड़ता है। जो दादा टाइप के बच्चे हैं, उम्र में कुछ बड़े हैं तथा काठी से मजबूत है, वे चयन करते हैं। इस दौरान दूसरों को चूँ चपाड़ की हिम्मत नहीं पड़ती। तो क्रिकेट खेलने से पहले टीम सिलेक्शन तो होना ज़रूरी है। तो पहले 2 टीम सेलेक्ट होते थे, एक बैटिंग के लिए और एक बॉलिंग के लिए। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए खेलने के लिए टीम का सिलेक्शन किया जाता था। और जो दादा टाइप के बच्चे हैं, मतलब जो उम्र में बड़े बच्चे हैं और जो थोड़े पर्सनालिटी में मजबूत है, जिनकी कद काठी थोड़ी मजबूत है, ऐसे बच्चे जो है टीम की सिलेक्शन करते थे। और टीम के सिलेक्शन के समय बाकी के जो बच्चे दूसरे बच्चे थे, वे बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते थे। उन्हें चूँ चपाड़ करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। चूँ चपाड़ करना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बक बक करना। जो टीम सिलेक्शन करते थे बच्चे, उनके बीच में बाकी के बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। चयन करने वाले पहले अपने यार दोस्तों को लेते हैं, फिर पड़ोसियों को और फिर 1-2 अच्छा खेलने वालों को भी। वे स्वयं तो टीम में आते ही हैं और इस बात में वे राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से 2 कदम आगे हैं। उस बच्चे का स्थान तो खैर टीम में पक्का ही है जो बल्ला और गेंद लाता है। कई बार वह जिद करके कप्तान बन जाता है। बात नहीं मानी तो वह अगले दिन बैट नहीं लाएगा। सब देखना पड़ता है चयनकर्ताओं को। इस चक्कर में कुछ अच्छा खेलने वालों बच्चे बाहर रह जाते हैं। तो जो बच्चे टीम का सिलेक्शन करते हैं, वे किस प्रकार टीम का सिलेक्शन करते हैं, इसका वर्णन यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक ने किया है। जो टीम सेलेक्ट करता था, वे बच्चे तो टीम में खेलते ही थे, लेकिन वे किस तरह टीम का सिलेक्शन करते थे? पहले तो वे टीम सिलेक्शन करने वाले बच्चे अपने यार दोस्तों को टीम में लेते थे, फिर उनके पड़ोसी के जो बच्चे थे, उन पड़ोसी बच्चों को टीम में लेते थे और 1-2 अच्छे खेलने वाले बच्चों को भी लेते थे। लेकिन ज़्यादातर कौन होता था? जो टीम सिलेक्शन करते थे वे लोग और उनके यार दोस्त और उनके पड़ोसी बच्चे ज़्यादातर उस टीम में होते थे। मतलब अच्छा खेलने वाले बच्चे कम होते थे टीम में और बाकी के बच्चे ज़्यादा उस टीम में हुआ करते थे। और जो बैट और बॉल लेकर आता है, जिसकी बैट और बॉल थी, उस बच्चे का तो सिलेक्शन कंपल्सरी उस टीम में किया जाता था। अगर उसे टीम में नहीं लेंगे तो खेलेंगे कैसे? क्योंकि बैट और बॉल उसकी थी। तो जो बैट बॉल लेकर आता था उसका सिलेक्शन तो कंपल्सरी किया जाता था खेलने के लिए। और कभी-कभी वह बच्चा जो बैट और बॉल लेकर आता है, वह बच्चा कभी-कभी कैप्टन बनने की ज़िद करता था, तो उसे कैप्टन भी बना दिया जाता था। अगर नहीं बना दिया गया तो फिर दूसरे दिन वह बैट बॉल नहीं लेकर आएगा। इस चक्कर में उसे कैप्टन भी कभी-कभी बना दिया जाता था। तो इस सिलेक्शन में जो है, जो अच्छे खेलने वाले बच्चे हैं, वे हमेशा टीम से बाहर ही होते थे। ये बाहर रह जाने वाले हल्ला करते हैं, कंकड़ मारते हैं और बार-बार चिल्लाते हैं कि चलो, चलो बस आ गई। उनमें उनमें से एक आध को अंपायर बना दिया जाता है, जो गुस्से में किसी को भी आउट दे देता है। यदि आउट करने के लिए बहुत हुल्लड़ मचा, तो वह अपना बल्ला वापस ले लेता है। तब अंपायर अपना निर्णय रद्द कर देता है। जिनका टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वे बच्चे क्या करते थे, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो वे क्या करते थे, हल्ला मचाते थे और वहाँ जो छोटे-छोटे पत्थर होते थे, कंकड़ होते थे, वे उस कंकड़ को मारते थे और बार-बार चिल्लाते थे कि अरे खेल बंद करो बस आ गई, खेल बंद करो बस आ गई, इस तरह चिल्लाते रहते थे। उनमें से एक आध को जब अंपायर बना दिया जाता था, तो वह अंपायर गुस्से में क्या करता था, वह किसी को भी आउट दे देता था। और किसी को भी आउट देने से जो है बहुत ही ज़्यादा शोर मचता था। हुल्लड़ हुल्लड़ मचना मतलब बहुत ज़्यादा शोर होना। बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया जाता था क्योंकि वह गलत आउट किया करता था गुस्से में। तो जब बहुत ही शोर मचता था तो वहाँ जिसकी बैट थी वह बैट लेकर वापस चला जाता था। तब जो है अंपायर अपना निर्णय रद्द कर देता था। तो इस तरह जो बच्चे टीम से बाहर थे, वे इस तरह
शोरगुल मचाती थी। मैदान में उत्तरी छोर पर कुछ शेडनुमा गैरेज है, जिनकी छत पर अगर बॉल चली जाती है तो खेल न केवल बहुत देर तक बंद रहता है, बल्कि उस बल्लेबाज की हैसियत, उम्र तथा स्वास्थ्य के हिसाब से उसे उसकी पिटाई तक की जाती है। छोर छोर का मतलब होता है एज, जिसे किनारा कहते हैं। तो उस ग्राउंड के नॉर्थ साइड, जहाँ किनारा ख़त्म हो, मतलब जहाँ ग्राउंड का एंड हो गया हो नॉर्थ साइड को, उस जगह पे जो है कुछ गैरेज थे, कुछ शेड्स थे। तो वहाँ अगर उस गैरेज की छत पर अगर बॉल चली जाती है तो बहुत देर तक खेल बंद पड़ता था। और जो बैटिंग करता है, मतलब जिसकी बैटिंग की वजह से वह बॉल उस गैरेज की छत पर गई है, अगर वह बैटिंग करने वाला बच्चा छोटा है उम्र में, पर्सनालिटी में छोटा है, तो कभी कभी उसकी पिटाई तक की जाती थी। क्यों पिटाई की जाती थी? क्योंकि गैरेज की छत पर से बॉल निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। तो क्यों मुश्किल काम था, यह हमें अभी अगले पैराग्राफ में पढ़ना है। गैरेज में सीढ़ियाँ नहीं है, सो छत से गेंद उतारना कठिन तथा कलापूर्ण है। यह हर बच्चे के बस की बात नहीं। जो चढ़कर निकाल लेता है, उसे अतिरिक्त 4 रन मिलते हैं, और जिस बल्लेबाज ने मार कर फेंकी वह आउट माना जाता है। यहाँ लेखक बताते हैं कि गैरेज के छत के ऊपर जब बॉल आती थी तो उस बॉल को निकालना भी एक आर्ट है। हर एक बच्चे की बस की बात नहीं थी, क्योंकि गैरेज की कोई सीढ़ियाँ नहीं होती थी। बिना सीढ़ियों के गैरेज की छत के ऊपर जाकर बॉल निकालना बहुत ही मुश्किल काम था। इसीलिए जो बच्चा उस बॉल को निकालता था तो उससे एक्स्ट्रा 4 रन मिलते थे, और जिसने बैटिंग की है, उस बैटिंग करने वाले को जो है आउट किया जाता था, क्योंकि उसकी वजह से बॉल जो है उस छत पर जाकर गिरी थी। इसीलिए उस बैटिंग करने वाले को, उस बैट्समैन को आउट किया जाता था, और जिसने बॉल निकाली है उस छत के ऊपर से, उसे एक्स्ट्रा 4 रन्स मिलते थे। मैदान के दक्षिणी छोर पर मकान है, जहां मैं कमेंटेटर की मुद्रा में प्रतिदिन बैठता हूं। पूर्वी छोर पर एक बाग है, जिसमें चली जाने पर गेंद प्रायः खो जाती है, और जिसके खिलाड़ी की गलती से गेंद खोई वह टीम पराजित मानी जाती है। देखिए, उस ग्राउंड के नॉर्थ साइड के एंड में जो है गैरेज थे, शेड्स थे, और साउथ के एंड पे जो है लेखक का मकान था, जहां लेखक जो है कमेंटेटर के रूप में बैठते थे। उस ग्राउंड के ईस्ट साइड यानी पूर्वी भाग के एंड में जो है एक बाग था, एक बगीचा था, जो बहुत ही घना था। और कभी कभी जो है बैटिंग करने वाले जो है, अगर गलती से उस बगीचे में बॉल चली जाती है उसकी वजह से, तो उस टीम को जो है पराजित माना जाता था, क्योंकि वह बगीचा इतना घना था कि अगर उस बगीचे में बॉल चली जाती है तो बॉल बिल्कुल नहीं मिलती थी। इसी मैदान में यहाँ वहाँ कुत्ते, बकरियाँ, गायें, भैंसें बैठी, लेटी या टहलती रहती है। जब किसी बच्चे से कैच गिर जाता है या गेंद हाथ से निकल जाती है तो वह इन चौपायों पर दोष डाल देता है। यह बकरी बीच में आ गई, वरना देखता। ग्राउंड जो था बहुत ही अनइवन था और 50-60 फीट लंबा और चौड़ा था, और वहाँ पे जो है बकरियाँ, गायें, कुत्ते घूमते थे या लेटे रहते थे। अगर खेलते समय किसी के हाथ से कैच छूट जाता है, गेंद हाथ से निकल जाती है, तो इन भेड़ बकरियों और गाय पर दोष देते थे, इनकी वजह से छूट गई गेंद हाथ से। यह बकरी बीच में आ गई, वरना देखता। अगर ये बकरी बीच में नहीं आती तो मैं कैच नहीं छोड़ता था, कैच पकड़ लेता। इस बकरी की वजह से मुझे कैच छोड़ना पड़ा, कहकर उस बकरी पर दोष देते थे। इस मैदान पर बाधाओं के अलावा बहुत से गड्ढे भी हैं। ज़मीन के इतने से टुकड़े पर इतने सारे गड्ढे मैंने कहीं नहीं देखे। इनके अलावा मैदान पर है थोड़ी सी घास, सूखा गीला कीचड़, पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े, बजरी के ढेर,
जिन्हें बस स्टैंड बनाने के लिए वर्षों पहले डाला गया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बच्चे रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मैच खेलते हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं। सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट विपरीत परिस्थितियों में ही चमकती है। किरमिच की रबनुमा टपेदार गेंद से जितनी खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हैं की जाती है। लेखक ने यहाँ पे जो है उस ग्राउंड की दशा क्या है इसका वर्णन इस पैराग्राफ में किया है। और इतनी विपरीत परिस्थितियों पर भी, मतलब ग्राउंड अच्छा न होने पर भी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, इन बाधाओं को पार करते हुए बच्चे किस तरह कितने इंटरेस्ट से क्रिकेट खेलते थे और कितनी अच्छी तरह खेलते थे, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। एक तरफ तो ग्राउंड पे भेड़ बकरियां, गाय भैंस लेटे हुए यहाँ वहाँ घूमते थे, ये तो एक बाधा थी ही। और ग्राउंड जो था अनइवन था, और इसके अलावा उस ज़मीन के इतने से टुकड़े में इतने सारे गड्ढे थे कि लेखक कहते कि इतने गड्ढे तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। गड्ढा, गड्ढा का मतलब होता है डिच। ऐसे छोटे छोटे गड्ढे उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पे जो 50-60 फीट लंबाई और चौड़ाई में जो ज़मीन थी, उस छोटे से टुकड़े में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिलते थे। और उसके अलावा उस मैदान में जो है घास फूस उगी हुई थी और सूखा गीला कीचड़ था। कीचड़, कीचड़ यानी मड, क्योंकि अगर बारिश हो जाती है तो 2-3 दिन के बाद में जो है ग्राउंड में वह कीचड़ जो है थोड़ा सूखा हुआ, थोड़ा गीला हुआ, थोड़ा गीला कीचड़ उस तरह हमें नज़र आता है। तो उस मैदान में भी थोड़ा सूखा हुआ, थोड़ा गीला कीचड़ था। उसी तरह पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े थे, उसी तरह बजरी के ढेर। बजरी, बजरी का मतलब होता है बाजरा, जो वन टाइप ऑफ मिलेट होता है, जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में ज़्यादातर उगाया जाता है। उस ग्राउंड में जहाँ बरसों पहले बस स्टैंड बनाने के लिए सोचा गया था, उस जगह पे बजरी के ढेर भी थे। और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बच्चे रोज़ सुबह से 7 से लेकर 8 तक मैच खेलने के लिए आते थे, और वो भी बहुत ही बढ़िया मैच खेलते थे कहकर लेखक बताते हैं। और आप सब लोग जानते हैं भारतीय क्रिकेट जो है विपरीत परिस्थितियों में ही ज़्यादा चमकती है। किरमिच की रबनुमा ठपेदार गेंद से जितनी खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हैं की जाती है। किरमिच, किरमिच की गेंद, किरमिच का मतलब होता है कैनवास, किरमिच की गेंद का मतलब है कैनवास बॉल। तो किरमिच की गेंद से जितनी खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हो, गेंदबाजी का मतलब है बॉलिंग कर सकते हो, की जाती है। पहले क्रिकेट असली कॉर्क की बॉल से ही खेलते थे, परंतु पिछले महीने ही खतरनाक पथरीले पिच से उतारकर वह गेंद सीधे पीछे की तरफ गई, जहां एक सज्जन झोला लेकर मैदान में थर्ड मैन के आसपास से निकलकर बस पकड़ने के लिए लपके जा रहे थे। वे झोले के साथ ही गिर पड़े। गेंद सिर पर लगी थी। सारे बच्चे बस्ते लेकर भाग गए और अगले दिन भी उधर नहीं फटके। स्कूल बस भी खाली गई। बच्चे अभी कैनवास की बॉल से क्यों खेल रहे हैं, इसका रीज़न यहाँ लेखक ने हमें बताया है। पहले बच्चे कौन सी गेंद से खेलते थे, किस बॉल से खेलते थे? क्रिकेट की असली जो कॉर्क बॉल थी उसी से खेला करते थे। और कॉर्क बॉल जो है बहुत ही हार्ड होती है। और पिछले महीने जब बच्चे खेल रहे थे तो वह खतरनाक पथरीला पिच से जो है वह गेंद पीछे की तरफ चली गई, और जहां एक आदमी झोला लेकर बस की तरफ बढ़ रहा था, उस आदमी के सिर पे जाकर लग गई। और बॉल हार्ड होने की वजह से वो आदमी जो है झोले सहित नीचे गिर गया था, और बच्चे डर कर जो है वहाँ से बैग लेकर भाग गए। और दूसरे दिन भी बच्चे वहाँ बिल्कुल नहीं आए खेलने के लिए, और स्कूल बस जो है उस दिन खाली ही चली गई थी। मतलब बच्चे जो है डर गए थे, वह आदमी गिर गया है, कहीं उसे बहुत चोट लग गई हो, इसकी वजह से कहकर बच्चे डर कर दूसरे दिन भी खेलने के लिए नहीं आए थे। और तब से जो है बच्चे कॉर्क बॉल की जगह कैनवास बॉल से खेलने लगे। बाद में धीरे धीरे सब कुछ फिर पूर्ववत शुरू हो गया, परंतु तय किया गया कि किरमिच की गेंद से खेलेंगे। वे सज्जन अभी भी दूसरा झोला लेकर इसी मैदान से निकलते हैं। पहले वाला झोला किसी ने उस दिन मार लिया जब वे बेहोश होकर गिर गए थे। बच्चों को उन्होंने माफ़ कर दिया था। 2-4 दिन के बाद फिर सब पहले जैसा हो गया।
बच्चे फिर 7 बजे ग्राउंड में इकट्ठा होने लगे खेलने के लिए। लेकिन बच्चों ने तय कर लिया कि अभी हम कॉर्क बॉल से नहीं खेलेंगे, कैनवास की बॉल से खेलेंगे, किरमिच की गेंद से खेलेंगे। और वे सज्जन अभी भी दूसरा झोला लेकर उसी मैदान से निकलते हैं। मतलब जिस सज्जन को गेंद लगी थी, वह सज्जन भी अभी दूसरा झोला लेकर वहाँ उस ग्राउंड में दिखाई देने लगे, क्योंकि उसकी जो पहली झोली थी उस आदमी की, वह सज्जन जब बेहोश हो गए थे कॉर्क बॉल लगने से, उस बेहोशी में किसी ने उनकी झोली चुरा ली थी। इसलिए वे दूसरा झोला लेकर फिर वहाँ उस मैदान में दिखने लगे। लेकिन उस सज्जन ने उन बच्चों को माफ़ कर दिया था। उन्होंने सोचा कि बच्चे हैं, खेल खेल में लग गया, ये सोचकर उस सज्जन ने भी उन बच्चों को माफ़ कर दिया और सभी जो है पहले जैसा हो गया। तो बच्चों, हम इस पार्ट को यहीं पे रोक देते हैं और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर इस पार्ट में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप आपके डाउट जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर लूँगी और नेक्स्ट पार्ट में जो है रिमेनिंग जो लेसन है उसे हम पूरा कर देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट ज़रूर समझ आया होगा। अगर पार्ट समझ आया है, अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।